तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब स्ट्रक्चर एंड यूनियन का मीनिंग क्या है, इसके सेंस को पहले समझते हैं। एक बात याद करो, जब पहले हम लोग क्या एक चीज पढ़े थे, एक ट्री के बारे में देखे थे ना कि ट्री ऐसा होता है, बाइनरी ट्री, याद है? ट्री के बारे में जब देख रहे थे तो देखे थे कि बाइनरी ट्री ऐसा होता है। जो लोग नहीं पहले या कुछ पढ़े हो वो भी जानते हो ट्री का स्ट्रक्चर यही होता है, यही होता है। अब एक चीज रिकॉल करो कि सी में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, सी ये सब में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोड लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे कि किसी वेरिएबल को अगर डिफाइन करना हो, किसी भी वेरिएबल को अगर डिफाइन करना हो तब कैसे स्टार्ट करते थे हम लोग? तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते क्या थे, या तो इंट वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब इंटीजर टाइप है जिस वेरिएबल में इंटीजर को हम स्टोर करने वाले हैं, या फिर फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं, फ्लोट टाइप है, फ्लोट डेटा को हम स्टोर करने वाले हैं, या फिर कैरेक्टर टाइप है, इस टाइप का ही कुछ काम किया करते थे कि वेरिएबल को डिफाइन जब कर रहे हैं उस समय ही हम बता रहे हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा को स्टोर करने वाले हैं, इधर इट इज इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर या फिर कोई और डेटा टाइप है जो हम स्टोर करने वाले हैं। जबकि एक ट्री का जो नोड का स्ट्रक्चर है, एक ट्री का जो नोड का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता था। इसका स्ट्रक्चर होता था जैसे एक नोड है, इससे कैसे लिंक है एक कोई और नोड, इससे एक और लेफ्ट में कैसा नोड जो लिंक किया गया है, लिंकिंग कैसा है, जैसे इस नोड से जो रास्ता ऐसे बनाए हैं ये लिंकिंग कैसे हुआ, ये लिंकिंग कैसे हुआ, समझ रहे हो बात को? ये लिंकिंग करने का मीनिंग यही है कि अगर इस पर्टिकुलर नोड का हम बात करते हैं तो इस नोड को पार्टीशन किया गया है 3 भागों में, ठीक है? अब इसके लेफ्ट में जो इस तरीके से एरो है, इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट में एक पॉइंटर का स्पेस है और राइट में जो एरो है यहां पर क्या है, राइट में भी एक पॉइंटर का स्पेस है। अब पॉइंटर मतलब क्या हुआ, पॉइंटर जस्ट अभी बता रहे थे क्या कि पॉइंटर का क्या मीनिंग है? पॉइंटर का मतलब हुआ कि किसी और एड्रेस का, किसी और लोकेशन का एड्रेस को स्टोर करना, जो कि 8 बाइट कंज्यूम करता था, याद है हम लोग को, ठीक है? मतलब कि पॉइंटर है मतलब किसी पार्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करेगा, ये भी पॉइंटर है तो किसी पार्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करेगा। किस लोकेशन को? जिसका एड्रेस यहां पर हम स्टोर कर लेंगे। मान लो यहां पर इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000, तो क्या करेगा, इसके लेफ्ट में 1000 हम स्टोर कर लेंगे और इसके राइट में 2000 है तो यहां पर हम लोग 2000 को स्टोर कर देंगे। तो लेफ्ट वाला पॉइंटर लेफ्ट नोड को अपना लेफ्ट सब ट्री बोल ले, इसको सब ट्री बोलते थे ट्री में, या फिर लेफ्ट नोड को अपना पॉइंट कर रहा है और राइट वाला जो पॉइंटर है जो राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? और बीच में जो है, बीच का जो प्लेस है यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हम लोग का एक्चुअल डेटा रहेगा, यहां पर हम लोग का एक्चुअल डेटा रहेगा, ठीक है? अब डेटा का टाइप हो सकता है या तो इंटीजर टाइप रहे या फ्लोट रहे, कैरेक्टर रहे, जो भी कुछ रहे, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा रहेगा जो कि पहले से डिफाइंड है, जो कि पहले से डिफाइंड है। मतलब कब डिफाइन किया गया है? जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे इस नोड को, इस नोड को कभी ना कभी तो बनाए होंगे ना। जिस तरीके से वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं कि ये इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, वैसे ही डेटा भी मान लो यहां पर इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है? एज्यूम करते हैं किसी और टाइप का भी हो सकता है, लेकिन एज्यूम करते हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है? तो अब इंटीजर टाइप का डेटा है तो इसके लिए इस तरीके का नोड बनाने के लिए कि बीच में डेटा रहे और एक पॉइंटर लेफ्ट में रहे, एक पॉइंटर राइट में रहे, ये नोड कहां से आया? ये नोड है तो मेमोरी में है, हमारे सिस्टम के मेमोरी में नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम लोग ट्री बना पा रहे हैं। ट्री क्या काम कर रहा है? कुछ डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है अपने तरीके से, ठीक है? तो अब ये नोड को जब हम क्रिएट किए होंगे, जब मेमोरी में क्रिएट किए होंगे, क्रिएट करने के लिए कुछ काम करना पड़ा होगा। एक तो ऐसे हम लोग जब वेरिएबल को डिफाइन करते थे तो क्या करते थे,
वेरिएबल के लिए सिंपल इंट ए कर लिए। इंट ए का मतलब क्या हो गया कि ए नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेशन हो जाएगा ये, और कैसा डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप। मतलब इंटीजर टाइप मतलब कि यहाँ पर मान लो 10 को स्टोर करना है तो ए नाम का एक वेरिएबल है, मतलब एक मेमोरी सेल का नाम है जो ए दे दिया गया, वहां पर स्टोर कर लिए 10 को। ठीक है, कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट में हो जाएगा, लॉन्ग इंटीजर का 4 बाइट होता है, ऐसे 2 बाइट में भी इंटीजर को एज्यूम करते हैं कि 2 बाइट का ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 2 बाइट का मेमोरी स्पेस है जो एलोकेट हो गया ए के लिए, इसमें हम एक इंटीजर को स्टोर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस इंटीजर के लिए तो 2 बाइट सही है, चलो मान लेते हैं। ठीक, लेकिन पॉइंटर के लिए कितना चाहिए, पॉइंटर के लिए तो 8 बाइट चाहिए ही ना। पॉइंटर के लिए तो 8 बाइट चाहिए, चाहे कैसा भी पॉइंटर हो, चाहे कैसा भी पॉइंटर हो, मतलब इंटीजर पॉइंटर हो या फिर कैरेक्टर पॉइंटर हो। अब ये क्या होता है, इंटीजर पॉइंटर मतलब कि जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यहाँ स्टोर किया है पॉइंटर, उस मेमोरी में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हम लोग को इंटीजर मिलेगा। समझ रहे हो। अब कैरेक्टर पॉइंटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पॉइंटर है, यहाँ पर तो एड्रेस ही है, लेकिन अगर उस मेमोरी लोकेशन में हम जाएंगे, उस मेमोरी लोकेशन में जाएंगे तो वहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो पॉइंटर का टाइप्स का यही मतलब है, लेकिन पॉइंटर का स्पेस सेम ही रहेगा, चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो या फिर कैरेक्टर पॉइंटर हो या फ्लोट पॉइंटर हो, स्पेस सेम कंज्यूम करने वाला है। कितना, 8 बाइट का। 8 बाइट का स्पेस यहां पर भी रहेगा। स्पेस सेम क्यों रहेगा हमेशा, इसका एक रीजन क्या है कि पॉइंटर एट लास्ट कर क्या रहा है, एट लास्ट काम क्या कर रहा है, पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर कर रहा है। 64 बिट्स का अगर है एड्रेस तो 8 बाइट तो कंज्यूम करना ही है एड्रेस के लिए। समझ रहे हो, मतलब क्या, अगर इस नोड का टोटल साइज हम लोग देखते हैं तो साइज कितना हो गया, 8 8 16 2 18, मतलब कि 18 बाइट इस नोड का साइज है। ठीक है, अब बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि ये जो 18 बाइट का नोड है पहले से सिस्टम में था क्या, पहले से सिस्टम में था नहीं, हम लोग क्रिएट किए थे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अपना जो यूज आने वाला है, जो यूज करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस नोड को क्रिएट किए। एक ही नोड क्रिएट किए थे क्या, नहीं, एक नोड नहीं किए थे हम, एक इसको क्रिएट करने का तरीका हम लिख लिए थे। और जब जब रिक्वायरमेंट मेरा हो रहा था कि इसके लेफ्ट में नोड जोड़ना है, ट्री में राइट में जोड़ना है, जब भी रिक्वायरमेंट था तब सेम कोड को यूज करके एक नया नोड हम क्रिएट कर ले रहे थे। तो ये जो इस नोड को क्रिएट करने का जो तरीका था, बस वही चीज स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो बात को, कोई नया चीज नहीं है, हम जो यूज करते आ रहे थे उसके बीच का ही ये कोड है, स्ट्रक्चर, और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी चीज लर्निंग का क्या यही प्रोसेस है ना, जो भी माइनर चीज है, इनसाइड द स्टोरी है, उस चीज को अच्छे से समझ लेना, बस यही है स्टडी का मतलब। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि इस नोड को क्रिएट किस तरीके से हम किए थे, इस नोड को हम किस तरीके से डिफाइन किए थे सिस्टम में, और नोड कैसे क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है कि स्ट्रक्चर का काम क्या रह गया। अब क्या समझ लिए हम लोग कि स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया कि जो नोड हम यूज करते हैं, जो भी नोड हम यूज करते हैं ट्री के फॉर्मेट के लिए, ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें नोड को पहले जो डिफाइन किया जाता है उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज है। कि वो जो पर्टिकुलर नोड हो उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से नोड को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, केवल ट्री के लिए ही नहीं, और भी आगे आने वाला है डेटा स्ट्रक्चर, उसके नोड को क्रिएट करने के लिए भी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कि एक नाम सुने होंगे, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी एक तरह का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। मेनली 2 तरीके का डेटा स्ट्रक्चर ही सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, या तो एरे के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं डेटा को, या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू किस तरीके से हम नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का देखो कोड क्या है, कोड है मेन
स्ट्रक्ट नोड, जो नोड को क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं जिस नोड को, उसके बाद क्या किए, इंट ए, एक ए नाम का वेरिएबल को डिफाइन किए हैं जो कैसा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब इंटीजर टाइप है तो कितना ए कंज्यूम कर रहा होगा, एज्यूम करते हैं 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। 4 बाइट लॉन्ग इंट के लिए भी लेते हैं, लेकिन इसको एज्यूम करते हैं यहां पर कि मान लो ये मेरा 2 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। यहाँ फ्लोट बी है, एक वेरिएबल बी है जो कैसा है, फ्लोट है, ठीक, फ्लोट टाइप का है। मतलब कि इसके लिए कितना स्पेस चाहिए, इसके लिए मान लो 4 बाइट का स्पेस लग रहा है। एक कैरेक्टर सी है, कार सी मतलब कैरेक्टर सी है, एक कैरेक्टर के लिए कितना चाहिए, 1 बाइट का स्पेस चाहिए। अब ये तीनों मिलाकर तीनों को ऐड करते हैं, अगर ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नोड को क्रिएट करना है जिसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी रहे, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी रहे और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी रहे, तीनों टाइप का वेरिएबल्स रहना चाहिए कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका टोटल अगर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर नोड, एक ही नोड में ऐसा है, तो नोड कैसा दिखेगा भाई, तो नोड कुछ ऐसा है, देखो ए यहां पर है, बी है और सी है। एक ही नोड में 3 अलग अलग हम ब्लॉक बना लिए, 3 ब्लॉक बना लिए, जिसमें पहला ब्लॉक में ए वेरिएबल के लिए स्पेस रह गया, दूसरे ब्लॉक में बी वेरिएबल के लिए, तीसरे ब्लॉक में सी वेरिएबल के लिए स्पेस रह गया, ठीक है। अब इस नोड का साइज कितना होगा भाई, साइज कितना होगा, तो जो इंटरनली यहां स्टोर कर रहे हैं सबको ऐड कर लेंगे, जो साइज आएगा वही साइज रहेगा नोड का भी, ठीक है। तो यहाँ 2 बाइट इंटीजर के लिए चाहिए, 4 बाइट चाहिए फ्लोट के लिए, 1 बाइट चाहिए कैरेक्टर के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 + 1 7, ठीक है। मतलब कि 7 बाइट का एक्चुअली ये नोड हम लोग का रेडी होगा। ये जो पर्टिकुलर नोड को हम क्रिएट कर रहे हैं इसका साइज कितना होगा, 7 बाइट होगा। किस तरीके से होगा ये दिखेगा कैसा, विजुअली कैसा ये दिख रहा होगा, तो विजुअली दिखेगा कैसा कि एक नोड मान लो कि डी है, एक नोड है, मान लो एज्यूम करो डी है, डी नोड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, जैसे पहले ए रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, देखो ए है, यहां पर क्या है, एक वैल्यू ले लिए है, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू ले लिए, और बी है एक फ्लोट वैल्यू ले लिए है, और सी है कैरेक्टर वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब ए नोड है, इसका साइज है टोटल 7 बाइट का ए नोड है, ठीक है। अब ये नोड भी तो कहीं ना कहीं तो मेमोरी में रहा होगा, नोड को हम क्रिएट किए हैं, कहां पर क्रिएट किए थे, जब भी हम किसी नोड को, किसी एड्रेस को हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी एड्रेस को पर्टिकुलर एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई स्टोरेज करने के लिए, नोड मतलब क्या है, स्टोर कर रहा है वैल्यू ना, यहाँ इंटीजर स्टोर किया है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू स्टोर किया है, यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है मतलब कि मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन तो मेमोरी में हो रहा है, मतलब कि मेमोरी का भी तो कुछ पर्टिकुलर एड्रेस रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उस मेमोरी का एड्रेस 1000 है, कहां पर एड्रेस है भाई, स्टार्टिंग एड्रेस, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है जो 1000 है, तो कहां से कहां तक ये रहेगा, 1000 है, 7 बाइट इसका साइज है, मतलब कि 1000 से लेकर 1006 तक रहेगा। अगला जो मेमोरी यहां जहां फ्री होगा, जहां से कहां से फ्री होगा, मतलब इस ब्लॉक के बाद में, इस नोड के बाद का जो मेमोरी जो अवेलेबल होगा या फिर किसी और प्रोग्राम को ही असाइन्ड होगा, कहां से होगा, 1007 से होगा, मतलब 1000 से लेकर 1006 तक ये नोड है जो स्पेस कंज्यूम कर चुका है। स्ट्रक्चर का मीनिंग यही है कि हम एक नया टाइप का नोड को क्रिएट कर दे रहे हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग, जो यूज आने वाला है वैसा हम नोड बना लिए। अब उस नोड को हम यूज करते जाएंगे इन फ्यूचर, जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगा तो अब देखो इस तरह के हम नोड तो बना लिए। अब एक और चीज देखो कि इस नोड में डेटा कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम डिफाइन किए हैं स्ट्रक्ट नोड इंट ए फ्लोट बी कैरेक्टर सी। ये तो हम क्या किए कि नोड को कंस्ट्रक्ट कर लिए, नोड के लिए एक मेमोरी में सेल को हम रेडी कर लिए जो पर्टिकुलर नोड के लिए यूज आ रहा है, ठीक। ये मेमोरी तो अवेलेबल मेरे पास हो गया। अब इसके अंदर में डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं भाई, यहाँ 7 है, यहाँ 4.6 है, यहाँ F है, कैसे स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने का क्या तरीका है कि डी नाम था ना,
ये जो एक्सट्रैक्ट नोड किए थे, मान लो इसका नाम है डी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नोड डी है, ठीक है, तो यहाँ डी नाम का एक ब्लॉक बन गया, इस तरीके से पार्टीशन है इसके बीच में इंटरनली। तो यहां पर करेंगे क्या, हम इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट नोड डी इक्वल टू इस तरीके से 7 4.65, ये जो रेस्पेक्टिव वैल्यू होगा जिस ऑर्डर में यहां लिखा हुआ है 7 4.6 और एफ, उसी ऑर्डर में यहां पर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा, सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हम इसके इंटरनल वेरिएबल्स को डिफाइन किए हैं, जो पर्टिकुलर नोड को क्रिएट करते टाइम में इंटरनल वेरिएबल्स को जिस ऑर्डर में हम डिफाइन किए हैं, सेम उसी ऑर्डर में ये रेस्पेक्टिव वैल्यू जो होगा अपने अंदर में स्टोर कर लेगा। सेम किया है, देखो 7 4.6 एफ, 7 4.6 एफ, यहां पर क्या है, इंट के जगह पर यहां 7 आया है, देखो ए में है 7 है, बी में है 4.6 है, सी में एफ है, रेस्पेक्टिव ऑर्डर में करेगा। जो इसका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हम डेटा पास कर रहे हैं, ए स्टोर करेगा जिस ऑर्डर में वेरिएबल डिफाइन किया गया था नोड को क्रिएट करते टाइम में, ठीक है। ये तो मान लो यहां पर है कि ये स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, पर्पस यही है ना, कहीं पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं अपने, मतलब कभी ना कभी तो एक्सेस करेंगे उसको, उसका यूज करना चाहेंगे डेटा को, तो अब स्टोर कर लिए, अब एक्सेस कैसे करेंगे भाई, रिट्रीव कैसे करेंगे डेटा को। रिट्रीव करने का क्या तरीका है कि मान लो प्रिंट एफ हम कर रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अपने वैल्यू को, प्रिंट एफ %d इंटीजर के लिए यूज होता है, हाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, %d इंटीजर को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कहाँ के इंटीजर को, यहाँ जो a नाम का वेरिएबल में जो इंटीजर यहाँ पर स्टोर्ड है, इसको प्रिंट करवाना है। ये a है कहाँ पर भाई, तो d जो नोड है, d नोड जो है, d पूरा है ना, यहां से यहां तक का है ना, d नोड का जो a पार्ट है, a पार्ट देखो यहां से लेकर यहां तक ही है ना, d नोड का जो a पार्ट है उसमें जो डेटा है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखने का फॉर्मेट होगा, प्रिंट एफ %d d.a का मतलब क्या हो गया कि d.a का मतलब d वाले नोड का जो a है पार्टीशन, उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ये जो डॉट है, ये डॉट जानते हो क्या है, ये डॉट को बोलते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर। ये डॉट क्या है, ये डॉट है सिलेक्शन ऑपरेटर, ये डॉट है, ठीक। तो डॉट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनली जो पार्टीशन है उस पार्टीशन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस पार्टीशन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस नोड का जो नाम है उसको यूज किए, डी यूज किए, फिर उसके बाद में सिलेक्शन ऑपरेटर है, उसके बाद में ए है, जो इंटरनल स्पेस जो वेरिएबल के नाम से था उस वेरिएबल को हम लिख लिए d.a। अब इसका मतलब प्रिंट क्या करेगा, अब क्या प्रिंट करना चाहिए, सोचो लॉजिकली प्रिंट करना क्या चाहिए, ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर लेगा। ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 7 है, मतलब कि यहां क्या प्रिंट होगा, यहां पर 7 प्रिंट हो गया। सेम उसी तरीके से प्रिंट एफ %f d.b, डी नोड का जो बी स्पेस है d.b, यहां पर सिलेक्शन ऑपरेटर डॉट को यूज करना है। जब कभी भी स्ट्रक्चर में हम डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे तो सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज करना ही करना है, उसके थ्रू ही हम डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या d.b हो गया, मतलब डी नोड का बी वाला जो वेरिएबल है उसमें डेटा है उसको प्रिंट करना है। ये डेटा है कितना, ये है 4.6, तो यहां क्या हो गया 4.6। सेम वैसे ही प्रिंट एफ %c कैरेक्टर टाइप डेटा है, तो कैरेक्टर टाइप के लिए %c, फ्लोट के लिए %f था। यहाँ पर d.c का मतलब क्या है कि d यहाँ पर जो नोड है हम लोग का, इसमें c जो वेरिएबल है उसमें डेटा जो स्टोर्ड है उसको प्रिंट करना है। c में कैरेक्टर में क्या स्टोर्ड है, f है स्टोर्ड, मतलब क्या हुआ, यहां पर प्रिंट क्या कर लिया, f को प्रिंट कर दिया, ठीक है, बस यही प्रिंट करना है। अब देखो एक और प्रिंटफ है, इंटरेस्टिंग है क्या, प्रिंट एफ $d का मतलब क्या हो गया कि d का एड्रेस को प्रिंट करवाना चाह रहा है। $d का मतलब क्या हो गया, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया कि d का एड्रेस है उसको प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो d का एड्रेस क्या है भाई, तो d कहां से कहां तक है, d देखो स्टार्टिंग एड्रेस है
1000, इसका साइज है 7 बाइट, मतलब कि 1000 से लेकर 1006 तक ये डी मेरा ब्लॉक है। डी ब्लॉक यहां से यहां तक मेमोरी में है, 1000 से 1006 तक। तो प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करेगा इसके बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा। कभी भी प्रिंट करता है तो बेस एड्रेस को ही प्रिंट करता है। तो एम्बर्सेंट है, इसका मतलब हम समझ गए क्या कि एड्रेस का बात कर रहा है, तो एड्रेस का मतलब क्या? बेस एड्रेस का बात कर रहा है। तो प्रिंट एम्बर्सेंट डी का मतलब क्या हो गया कि प्रिंट करेगा क्या? 1000 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। प्रिंट एफ %d और d, यहां क्या है? %d किसके लिए करते हैं? इंट वेरिएबल के लिए करते हैं। और यहां पर d मतलब d के लिए हम कर रहे हैं इंटीजर के लिए। इंटीजर जो है उसको प्रिंट करो। यहां पर हम सिलेक्शन ऑपरेटर यूज ही नहीं किए हैं, मतलब a को प्रिंट करना है या b को करना है या c को करना है, नहीं किए हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? जब कभी सिलेक्शन ऑपरेटर को हम यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जानते हो क्या है प्रिंट करेगा? जो पहला वैल्यू है, जो इस नोड में पहला वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा। पहला क्या है? 7 है ना, तो पहला 7 को ये प्रिंट कर देगा। मतलब कि ये जो पार्टिकुलर केस है कि जब सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज हम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? ए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जब कभी हम सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पहला वैल्यू होगा नोड का, जो भी फर्स्ट वैल्यू रहे, चाहे इंटीजर है, यहां पर बाई चांस क्या है कि यहां इंटीजर %d यूज भी किए हैं और इंटीजर भी है। अगर मान लो यहां फ्लोट होता तब भी ये पहला वैल्यू को ही प्रिंट करवा लेता, तब भी ये पहला वैल्यू को प्रिंट करवाता। बाय डिफॉल्ट है कि फर्स्ट वैल्यू को ये प्रिंट करवा लेगा। अब उसके आगे आते हैं, एक स्टेप और आगे क्या है? पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन किए, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बाद में आए किस तरीके से वैल्यू को असाइन करेंगे, किस तरीके से हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, उसके आगे आते हैं क्या? एक और तरीका क्या है कि एक्सट्रैक्ट नोड स्टार ई इक्वल टू एम्बर्सेंट डी। अब स्टार ई का मतलब क्या है? स्टार ई मतलब क्या है? मतलब यही हुआ जिस तरीके से हम पॉइंटर को डिफाइन करते थे, याद करो हम पॉइंटर में क्या करते थे? पॉइंटर में लिखते थे इंट स्टार पी। इंट स्टार पी का मतलब क्या होता था कि एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल है। कैसा? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है p नाम का। ठीक है, सिंगल पॉइंटर है, एक स्टार है, सिंगल पॉइंटर है। सेम उसी तरीके से यहां जो इंट है ना, इंट क्या है? वेरिएबल टाइप है ना, बस वही चीज है, इंट वेरिएबल टाइप है। हम तो यहां पर स्ट्रक्ट नोड बनाए थे, स्ट्रक्ट नोड नाम से मेरा नोड यहां काम कर रहा है। मतलब एक तरीके का मेरे लिए वेरिएबल नेम का काम कर रहा है ना। जिस तरीके से यहां पर इंट वेरिएबल है वैसे ही स्ट्रक्ट नोड है जो वेरिएबल नेम के जैसा बिहेव कर रहा है ना। बस वही काम देखो यहां पर किया गया है। वेरिएबल नेम एक्सट्रैक्ट नोड यहां से यहां तक स्टार ई का मतलब क्या हो गया कि एक ई नाम का स्टार ई है, मतलब कि ई नाम का स्टार ई का मतलब ई नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें स्टोर क्या करना है? स्टोर करना क्या है? स्टार ई इक्वल टू एम्बर्सेंट डी। स्टार ई इक्वल टू एम्बर्सेंट डी, इसका मतलब क्या हो गया? एम्बर्सेंट डी का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डी का बेस एड्रेस को यहां हम स्टोर कर रहे हैं। बेस एड्रेस डी का है क्या? 1000 है, तो डी का बेस एड्रेस 1000 को हम ई में क्या किए? ई में हम स्टोर कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में स्टोर कर लिए, अब प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करवाएंगे भाई? यहां क्या है? प्रिंट एफ ई। अब देखो प्रिंट एफ ई में यहां पर बोलो है क्या? प्रिंट एफ एम्बर्सेंट डी था तो एड्रेस को प्रिंट किए। हाँ, एम्बर्सेंट है तो ऑब्वियसली ये एड्रेस को ही प्रिंट करना है। लेकिन यहां है प्रिंट एफ ई क्या है? एक वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का ही वेरिएबल समझो, पॉइंटर टाइप का ही वेरिएबल है, लेकिन है तो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इनसाइड। वेरिएबल का सिंपल मीनिंग है कि अगर वेरिएबल का नेम को हम यूज कर रहे हैं मतलब इनसाइड जो डेटा है वो प्रिंट कर लेगा।
ठीक है। यहाँ क्या printf ई प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ई के अंदर में क्या डेटा है 1000 है, एक एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस को क्या करेगा ये एड्रेस को ही प्रिंट कर लिया, ठीक है। printf ई का मतलब 1000 को प्रिंट कर लिया, ठीक। अब उसके आगे आते हैं printf %d स्टार ई डॉट ए। अब बोलो ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इनसाइड, हाँ ई का मतलब है इनसाइड, इनसाइड मतलब कितना हो गया 1000 से हम कहां चले आए, यहां पर चले आए हैं, 1000 से हम यहां पर चले आए हैं, अभी बाहर ही हैं। इस नोड के आउटर में हम हैं, इसके इनसाइड वाले अलग अलग वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड में हम हैं, इस एड्रेस पर हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में एक स्टार यहां पर लगा, मतलब क्या हो गया एक स्टार मतलब इस ब्लॉक के अंदर हम चले गए, इस ब्लॉक के अंदर हम चले गए। डॉट ए मतलब क्या है, डॉट क्या है सिलेक्शन ऑपरेटर है, तो सिलेक्ट हम कर लिए, इस ब्लॉक के अंदर जाकर हम सिलेक्ट कर लिए क्या डॉट ए को हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर जाकर, तो क्या हो गया स्टार ई डॉट ए, इसके अंदर जाकर इसके अंदर गए, ए को हम सिलेक्ट किए तो कितना प्रिंट हो गया, यहाँ डेटा क्या है 7 है, मतलब कि यहाँ क्या प्रिंट हो गया, यहाँ प्रिंट हो गया 7, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम कर रहे थे डी डॉट ए कर रहे थे, डी का मतलब क्या था, डी का मतलब क्या था, इस ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेम वही चीज यहाँ स्टार ई से हम कर रहे हैं। स्टार ई का मतलब क्या है, ई एक तरह का पॉइंटर है, एक तरह का ये पॉइंटर है जो कि एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ई बोलने का मतलब क्या है कि उस एड्रेस को हम बता रहे हैं, उस एड्रेस के आउटर में हम चले गए, एक बार स्टार लिए, एक स्टार यूज कर रहे हैं, सिंगल पॉइंटर है, एक स्टार में डेटा मिलेगा, ऐसे भी हम लोग को एक स्टार मतलब क्या हो गया, इस नोड के इनसाइड हम चले गए और जिस पार्टिकुलर वेरिएबल को सिलेक्ट करना है उसके लिए हम एक सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे कि देखो स्टार ई डॉट ए है, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि एरो ए क्या है, ये एक शॉर्टकट तरीका है, ये क्या है एक शॉर्टकट तरीका है कि स्टार ई डॉट ए भी लिख सकते हैं या फिर हम इसके जगह पर ई एरो ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही लिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक लिखो रिजल्ट सेम देने वाला है, ठीक है। यहां पर स्टार ई डॉट ए लिखेंगे तब भी रिजल्ट 7 आया है। अगर यहां पर ई, क्योंकि ई पॉइंटिंग टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, ई पॉइंटिंग टू ए का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब तो पहले से ही 1000 है, मतलब यहाँ आउटर में हम 1000 के पास इस एड्रेस पर पहले से ही हम आए हुए हैं। पॉइंटिंग टू ए करने का मतलब क्या है कि अब ये कर रहा है क्या, ए को पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस में इस नोड में ए को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ए का डेटा को प्रिंट करना है, ए के डेटा को प्रिंट कर लेगा। तो दोनों तरीका है, एक तरीका ए भी लिख सकते हैं, एक ए भी तरीका है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं printf स्टार ई डॉट बी, सेम वही है, स्टार ई डॉट बी है, मतलब बी को सिलेक्ट करना चाह रहा है, बी को प्रिंट करवाना चाह रहा है, मतलब क्या हो गया इसमें कितना प्रिंट होगा, इसमें प्रिंट होगा 4.6, मतलब कि यहां पर प्रिंट हो गया 4.6, ठीक है। अब यहां 4.6 प्रिंट हो गया। अब देखो स्टार ई डॉट बी है, स्टार ई डॉट बी है, इसको एक और तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं, ई पॉइंटिंग टू बी, एक ए भी तरीका है, ठीक है, एक ए भी तरीका है, ई पॉइंटिंग टू बी भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका सेम है, वैल्यू दोनों का सेम आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है printf e+1 का मतलब क्या हो गया, याद करो जब पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जब पॉइंटर का हम क्वेश्चन बना रहे थे, तभी हम क्या किए थे, उस टाइम में कभी कभी ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर एरे है, इसमें बहुत सारा डेटा है, हाँ मान लेते हैं इंटीजर टाइप का, एज्यूम करते हैं कि ये जो इंटीजर है, ये एरे ए है, इंट ए इस तरीके से है, ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे है, मान लेते हैं। अब ए का बेस एड्रेस किसी और पॉइंटर में स्टार पी में हम स्टोर कर लिए, मान लो ये कितना है 1000 है, तो यहां पर भी 1000 को स्टोर कर लिए। अब जैसे ही यहां पर p+1 या फिर
P++ हम करते थे, P+1 या P++ जब हम करते थे तब क्या देखते थे कि हम लोग जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं उसके बाद एक एलिमेंट को स्किप कर दिए, करते थे ना, एक एलिमेंट को हम स्किप कर रहे थे ना, याद होगा ये चीज। तो जब जब या तो प्लस कर रहे हैं या +1 कर रहे हैं, जो भी, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है पॉइंटर में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, कि प्लस परमानेंट चेंज होता है और +1 टेम्पररी चेंज होता है, ठीक है। अब ये जानो क्या कि प्लस का मतलब क्या था कि एक ब्लॉक को हम क्रॉस कर रहे थे, या फिर बोलो स्किप कर रहे थे, या फिर एक ब्लॉक इन राइट डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे, कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां पर एक ब्लॉक को मूव कर रहे थे ना, सेम देखो यहां पर क्या है, printf e+1, e क्या है, e है क्या, e एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड का बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब e+1 करने का मतलब क्या हो गया कि एक ब्लॉक को क्रॉस करना, E+1 करने का, E का मतलब क्या है, E का मतलब है 1000 इनसाइड, तो 1000 + 1, तब +1 का क्या मतलब हो गया कि एक ब्लॉक को क्रॉस करना। अब ब्लॉक कहां से है, ऐसा भी सोच सकते हो कि अच्छा ब्लॉक है ना, तो यहां पर A है तो यहां पर A को क्रॉस करके B पर चलाएगा, नहीं, A ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक मेरा D है, D के इंटरनल पार्टीशन में A है, B है, C है, तीनों है, ये मेरा ब्लॉक का नाम नहीं है, मेरा ब्लॉक का नाम क्या है, D है, और इस D का साइज क्या है, 7 बाइट का है, D का साइज क्या है, 7 बाइट का है। मतलब क्या कि ब्लॉक को क्रॉस करने का मीनिंग क्या हो गया, ब्लॉक को क्रॉस करने का मीनिंग क्या हो गया, अच्छा एक सेकेंड, तो यहां पर क्या है, E+1 का मतलब क्या हो गया कि E है जो E पॉइंटर है जो किसी एड्रेस को बता रहा है, +1 मतलब क्या है कि वन ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्किप करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वन ब्लॉक स्किप करना है। तो अब इस पूरे ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि D है जो मेरा ब्लॉक है, D है जो मेरा ब्लॉक है ना, देखो स्ट्रक्ट नोड D नाम का एक नोड हम बनाए थे ना, ये तो सब तो इंटरनल वेरिएबल्स है, A B C, ये सब D ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल है, ब्लॉक तो D ही है। अब इसका साइज कितना है, 7 है, मतलब क्या 1000 + 7 बाइट को स्किप करेगा, ठीक है, मतलब कि 1000 से लेकर 7 बाइट, मतलब कि 1000 to 1006 को स्किप करके कहां पर चलाएगा, E+1 का मतलब क्या हो गया 1007। अगला जो एड्रेस यहां से स्टार्ट हो रहा होगा वो कितना है, 1007 है, ठीक है। तो 1007 ये प्रिंट कर देगा, समझ रहे हो बेसिक चीज कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से स्ट्रक्ट नोड, हम किसी नोड को क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से उस पर्टिकुलर नोड में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और किस तरीके से उस वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, यही चीज होता है, क्रिएट कर लिए, स्टोर कर लिए और एक्सेस कर लिए, ठीक है। अब इसके फर्दर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्या क्या इसमें कुछ और भी चीज है एक्स्ट्रा जो है वो देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, क्या है मेन स्ट्रक्ट S1, मतलब एक नोड को बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, जो स्ट्रक्ट नोड हम लोग किए थे, तो एक S1 है जो एक नोड को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या वेरिएबल है भाई, इंट A, फ्लोट B, कैरेक्टर C। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर मान लो कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर मान लो कुछ ऐसा है, पार्टीशन 3 पार्टीशन है, जिसमें पहला क्या है इंट A है, मान लो पहला A है, दूसरा B है, तीसरा क्या हो गया C है। स्ट्रक्ट S1 ये क्रिएट हो गया। कितना बाइट चाहिए, इंट के लिए मान लेते हैं कि अगर 2 बाइट चाहिए, स्मॉल इंट है 2 बाइट चाहिए, फ्लोट है इसके लिए मान लो 4 बाइट चाहिए, कैरेक्टर है मान लो 1 बाइट चाहिए। टोटल कितना बाइट हो गया, 2 4 1 है ना, 2 4 1, टोटल कितना बाइट हो गया, टोटल हो गया
7 बाइट मेमोरी जो कंज्यूम हो रहा है, जो लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है, एक्सट्रैक्ट S2। एक S2 भी एक और नोड हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इंट d, एक वेरिएबल d है, d नाम का एक वेरिएबल उसके इनसाइड में रहेगा, जो पार्टिकुलर नोड एक्सट्रैक्ट S2 हम क्रिएट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं, एक्सट्रैक्ट S1e। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रैक्ट S1e है, e नाम का एक और नोड हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, एक नोड को हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब प्री डिफाइंड जो क्रिएटेड है, पहले से डिफाइंड है, e नाम का एक नोड को हम यूज कर रहे हैं किसमें, S2 में। यहां पर जब हम S2 को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट S2 से हम एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम प्री डिफाइंड पहले से एक्सट्रैक्ट S1 एक और नोड के बारे में लिख रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले देखो S1 यहां पर डिफाइन कर दिया गया है, कितना मेमोरी स्पेस चाहिए इसके लिए, कितना स्पेस चाहिए, 7 बाइट का स्पेस चाहिए। ठीक है, तब तो यहां क्या हो गया, यहां पर क्या है, ये कितना कंज्यूम किया स्पेस, ए कंज्यूम किया 7 बाइट का। ठीक है, यहाँ इंटेजर है, मान लो ये 2 बाइट कंज्यूम करता है, यहाँ फ्लोट है, मान लो ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तब क्या हो गया, ए एक्सट्रैक्ट S2 तो नोड बन गया हम लोग का। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर मान लो G नाम का है, S2 है जो G नाम का है नोड, G में इनसाइड में क्या है, एक D है, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट S1e है, एक E है, E का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, S1 जैसा है, E का स्ट्रक्चर कैसा है, S1 जैसा है। क्या क्या रहेगा E में, जैसे वेरिएबल क्या है, A B और C है, किसमें, E में है। एक और भी G में क्या वेरिएबल है, F है, तो G में एक वेरिएबल है फ्लोट F है। ठीक है, अगर टोटल हम काउंट करना चाहें यहां से यहां तक, तो देखो यहां से यहां तक क्या है, E है ना, एक्सट्रैक्ट S1 जैसा है ना, ये कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, 7 बाइट, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है 7 बाइट का। तो यहाँ पर मेमोरी की जो कंज्यूम कर रहा है वो हो गया कितना, 7 बाइट हो गया। यहाँ पर इसके बाद में एक 2 बाइट यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट ये हो गया, और ये कितना है, 4 बाइट, ये कितना है, 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि 7 2 9 4 13, मतलब कि टोटल जो मेमोरी कंज्यूम करने वाला है ये कितना कंज्यूम करेगा, टोटल 13 बाइट मेमोरी ये कंज्यूम करने वाला है। यहां पर जो एक्सट्रैक्ट S2 है जो 13 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब यहां तक देख लिए, अब थोड़ा सा एक बार और देखते हैं इसी कोड को। ठीक है, यहां के ऊपर हम छोड़ देते हैं, यहां से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। अभी कंसेक्यूटिव रीड किए थे ना, यहां से स्टार्ट किए, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से केवल अगर इसके ऊपर वाले को भूल जाओ, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट S2 इंट D कितना बाइट, 2 बाइट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट S1e, E क्या है भाई, एक्सट्रैक्ट S1e है क्या, ऊपर वाले को हम भूल गए हैं, ऊपर वाले को हम नहीं देख रहे हैं, बस यहां ही देख रहे हैं। यहां से हम कोड को रीड करना स्टार्ट किए, यहां से ही इस लाइन से हम कोड को रीड करना स्टार्ट किए हैं। अब यहां पर एक्सट्रैक्ट S1e है, अब इसमें एक्सट्रैक्ट S1e में कितना स्पेस चाहिए ये कैसे पता चलेगा, जब तक हम इसके कोड को नहीं देखेंगे, ये जो क्रिएट किया गया है इसे कोड को हम नहीं देखेंगे, इसका साइज हम कैसे पता कर सकते हैं। और जब तक साइज को हम पता नहीं कर लें तब तक हम एक्सट्रैक्ट S2 है जो इस नोड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कि नोड को क्रिएट करने के लिए साइज तो पता होना चाहिए पहले से। समझ रहे हो बात को, जैसे इंट वेरिएबल लेते हैं, इंट A इंट B फ्लोट A फ्लोट B कुछ भी लेते हैं, उसमें क्या है, साइज पहले से ही पता है, साइज हम लोग को पहले से पता है, बिना साइज का मेमोरी एलोकेशन हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम में कितना मेमोरी चाहिए पहले बताना होगा ना, कि मेमोरी में कितना स्पेस मेरा वेरिएबल है जो कंज्यूम करने वाला है। तो जब तक कि एक्सट्रैक्ट S1 डिफाइन नहीं किया गया है तब तक किसी और नोड के अंदर में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। हाँ, लास्ट केस में क्या था, जब यहां से हम रीड करना शुरू किए थे तो पहले हम S1 को क्रिएट कर लिए और सेम S1 को यहां पर हम यूज कर लिए,
तब क्या देखे भाई, कैसे यहाँ क्रिएट किए तो कितना स्पेस लगा था, 7 बाइट का स्पेस लगा था, तो सेम स्पेस यहाँ भी लगेगा, स्पेस सेम लगेगा, यहां पर जितना स्पेस लगा उतना ही स्पेस यहां लगा। हम लोग को इसके साइज के बारे में तो आइडिया मिल गया क्योंकि 7 बाइट का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डी है जो डी का एक साइज ले लिए, एक फ्लोट का ले लिए, हम अपना नोड क्रिएट कर लिए, जी नाम का एक नोड है स्ट्रक्ट s2 से क्रिएट हो गया। बस यही चीज याद रखना है कि कभी भी स्ट्रक्चर में जब तक कि कोड किसी का डिफाइन नहीं किया जा चुका है तब तक हम उसको किसी और वेरिएबल के अंदर में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइज जो है डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम होगा। कितना साइज का हम स्पेस कंज्यूम करने वाले हैं, कितना साइज का मेमोरी असाइन किया जाए उस वेरिएबल को, समझ रहे हो बात को? मतलब कि पहले डिफाइन करो फिर यूज करो, बात यही है। पहले डिफाइन कर लेंगे कोड को, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज इस एग्जाम्पल का थीम यही था, यही बताने के लिए एग्जाम्पल हम लिखे थे, मेन थीम यही है। अब उसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कि किस तरीके से वैल्यू को असाइन करेंगे। वैल्यू असाइनमेंट सेम जैसे पहले कर रहे थे, सेम वही तरीका है। स्ट्रक्ट s2 g, मान लो g है, इसमें 5 कंसेक्यूटिव 5, 10 12.5y, 10 12.5y और 17.5 17.5, इस तरीके से सेम जो ऑर्डर है रिस्पेक्टिव ऑर्डर में है वैल्यू अपना ये ले लेगा। जो भी हम वैल्यू पास करेंगे रिस्पेक्टिव ऑर्डर में ही सारे वेरिएबल्स के इनसाइड में वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मान लो प्रिंट करवाने का ऑप्शन है, तो लास्ट केस में क्या देखे थे कि लास्ट जो था हम लोग का इतना ही था ना, यही इतना था ना। तो मान लो ई नाम का एक नोड था, इसके अंदर में हमको बी को प्रिंट करवाना है, तो क्या लिख रहे थे, ई डॉट बी लिख रहे थे, यही कर रहे थे ना कि ई नोड में एक सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज किए, डॉट है क्या सिलेक्शन ऑपरेटर है, इसको यूज किए और बी को प्रिंट करना है, बी लिख दिए हम, यही कर रहे थे। अब देखो यहां पर क्या है कि इसके पहले एक जी आ गया है, तो जी में हम लोग को क्या है, मान लो अगर बी को हमको प्रिंट करवाना है तो क्या करना होगा, जी डॉट एक सिलेक्शन ऑपरेटर है, जी में क्या क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो डी को सेलेक्ट कर लें, या तो ई को कर लें, या तो एफ को कर लें। तो हम लोग को यहां जाना है, मतलब ई को करेंगे तो जी डॉट ई डॉट फिर से ई में किसको सेलेक्ट करना है भाई, ए को करना है या बी को करना है या फिर सी को करना है, तीनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं हम, तो क्या करना है, मान लो बी को चाहते हैं तो हम लोग बी को कर लिए सिलेक्ट, ठीक है। तो जी डॉट ई डॉट बी, अगर बी को हम प्रिंट करना चाहते हैं तब, मान लो हम डी को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या भाई, तो जी से हम डायरेक्टली डी पर आ सकते हैं ना, तो क्या करेंगे जी डॉट डी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रॉपर यूज करना हम सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां पर क्या है, प्रिंट एफ %d जी डॉट ई डॉट ए, जी डॉट ई डॉट ए है, इसका मतलब क्या हो गया, जी में ई को सिलेक्ट करो, ई में ए को सिलेक्ट करो, जी में ई को सिलेक्ट करना है, ई में ए को सिलेक्ट करना है, मतलब कि इसके बारे में बात हो रहा है, इसका वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना है प्रिंट करेगा, ए प्रिंट कर लिया 10, हो गया प्रिंट। अब इसके बाद देखो प्रिंट एफ %f जी डॉट एफ, प्रिंट एफ %f फ्लोट वैल्यू करना है, प्रिंट जी डॉट एफ, जी डॉट एफ, जी से हम डायरेक्टली एफ पर चले आए, जी से हम डायरेक्टली जी डॉट एफ, मतलब जी में एफ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जी डॉट एफ, एफ में वैल्यू क्या है 17.5, इसका वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, इसका वैल्यू प्रिंट होगा 17.5, 17.5 वैल्यू है इसका, प्रिंट होगा जी डॉट एफ से, समझ रहे हो बात को। तो यहां तक देख लिए। अब इसके आगे आते हैं, एक स्टेप और फॉरवर्ड आते हैं कि देखो जी है क्या, जी एक नोड ही है ना जी, एट लास्ट जी क्या है, जी भी तो एक नोड ही है। अब नोड है मतलब मेमोरी में हम डिक्लेयर किए हैं ये चीज, जी नाम के नोड को हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, मतलब कोई पार्टिकुलर मेमोरी है जो असाइन किया गया है जी को स्टोर करने के लिए, इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। अब मेमोरी है मतलब उसका कुछ एड्रेस होगा, मतलब कि इसका भी तो एड्रेस होगा, मतलब 1000 एड्रेस है, सेम वही है जैसे लास्ट एग्जांपल था वही है, वी एग्जांपल है। बस इसमें क्या है कि अगर कोई पहले से कोई नया अगर किसी नोड को स्ट्रक्चर को, अगर किसी स्ट्रक्चर नोड को हम यूज करना चाहते हैं तो पहले से डिफाइन हुआ होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम साइज ले सकते हैं, बस यही कहना चाह रहा है यहाँ पर एग्जांपल में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसका एड्रेस क्या है 1000 है,
यहां क्या कर दिया है, स्ट्रक्ट h2 स्टार h, मतलब कि h नाम का एक पॉइंटर ले लिया है, h नाम का एक पॉइंटर ले लिया है जिसमें एम्बेसेंट g, मतलब g के एड्रेस को स्टोर किया। g का एड्रेस क्या है, g का एड्रेस क्या है 1000 है, मतलब कि यहां पर क्या किया, यहां पर 1000 को स्टोर कर लिया। ठीक है, g का एड्रेस क्या है, g का एड्रेस बेस एड्रेस 1000 है, मतलब कि 1000 को स्टोर कर लिया। ये बात पक्का है। अब उसके आगे आते हैं, स्टोर कर लिया, अब जब प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ %d स्टार h, h का मतलब क्या हो गया, h क्या है, h एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है कि इनसाइड में जो वैल्यू है, इनसाइड में क्या वैल्यू है इसका, इनसाइड में क्या वैल्यू है 1000 है, तो h का मतलब 1000 हो गया, स्टार का मतलब 1000 इस नोड के इनसाइड में चले गए। अब जिसको सिलेक्ट करना है आराम से हम कर लेंगे, जैसे क्या भाई .e.a, तो इस पूरे नोड में e को सिलेक्ट करना है, उसके बाद a को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके इनसाइड गए, पहले e को सिलेक्ट किए तो इस ब्लॉक में चले आए, उसके बाद में इसके इनसाइड गए, इस ब्लॉक में चले गए e.a, इसका वैल्यू कितना है 10 है, मतलब कितना प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हुआ 10। अब देखो यहां से स्टार h.e.a जो लिखे हैं, तो स्टार h.e को एक और भी तरीका क्या है कि h पॉइंटिंग टू e भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका था, शॉर्टकट था, बताए थे हम कि h पॉइंटिंग टू e, और डॉट यहां पर जो a है डॉट a ऐसे लिख लेंगे। समझ रहे हो बात को, ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं क्या, प्रिंट एफ %f स्टार h.f, स्टार h.f का मतलब क्या हो गया कि h है जो 1000 को तो पॉइंट कर ही रहा है, मतलब 1000 पर चले आए, उसके बाद किसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद में f को सेलेक्ट करना है, f में कितना वैल्यू है 17.5, तो ये कितना प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 17.5। सेम ऐसे ही स्टार h.f है, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, h पॉइंटिंग टू f, ये भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीका है, कोई भी यूज करो, वैल्यू जो प्रिंट होने वाला है सेम प्रिंट होगा। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब एक और चीज देखो कि यहां पर हम क्या बताए हैं, यहां क्या बताए कि अगर किसी स्ट्रक्चर को हम यूज करना चाहते हैं किसी और स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर को हम यूज करना चाहते हैं किसी और स्ट्रक्चर में, तो उस पार्टिकुलर जो पहले वाला जिसको हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, उसका डिफाइन पहले से होना चाहिए, पहले से वो प्री डिफाइंड होना चाहिए, जिससे कि उसके साइज हमको पता चल जाए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर कोड मान लो यहां से ही स्टार्ट है, यहां से यहां तक का ही है, बस इसके ऊपर नीचे और कुछ नहीं है, बस इतना ही कोड है। इस कोड में देखो क्या है, स्ट्रक्ट h2 int d स्ट्रक्ट h2 स्टार e फ्लोट f, यही कोड है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, int d है तो d नाम का एक वेरिएबल होगा, d नाम का एक, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, सबसे पहला वेरिएबल है d नाम का एक वेरिएबल है int टाइप का। ठीक, स्ट्रक्ट h2 स्टार e, इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्ट h2 है, स्ट्रक्ट h2 टाइप का, ये क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है ना, एक तरह का, जिस तरीके से इंट वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल हम ले रहे थे, उस तरीके से ये भी एज ए वेरिएबल नेम एक काम कर रहा है, यूज कर सकते हैं इसको एज ए वेरिएबल नेम। मतलब क्या हो गया कि इंट स्टार ई पहले लेते थे ना, इंट स्टार ई, इसका मतलब क्या था कि ई है जो एक पॉइंटर है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। अगर ई में हम जाएंगे तो वहां जो एड्रेस मिलेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर इंटीजर स्टोर्ड होगा। सेम वही चीज यहां भी है, स्ट्रक्ट h2 स्टार ई, ई क्या है, एक पॉइंटर है, ई क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक, तो अब स्ट्रक्ट h2 को हम डायरेक्ट, अगर यहां पर स्टार नहीं होता, अगर ई को यूज करते, इसका मतलब इनडायरेक्ट क्या बोलते कि यहां पर फिर से सेम हम s2 को ही यूज कर रहे हैं, s2 को यूज कर रहे हैं। अब s2 का साइज कितना है पता ही नहीं है अभी, जब साइज नहीं पता तो s2 को यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां क्या s2 स्टार ई बोल दिया। मतलब क्या कि यहां पर s2 है जो e है, e क्या है, एक पॉइंटर है, यहां पर है, पॉइंटर में कितना बाइट चाहिए होता है, हम लोग को पहले से ही पता है, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है, एड्रेस के लिए 8 बाइट चाहिए,
मतलब क्या कि यहाँ इंटेजर के लिए 2 बाइट भी कंफर्म हो गया और यहाँ पर इसके इस पॉइंटर के लिए भी 8 बाइट का मेमोरी है जो कंफर्म हो गया। फ्लोट वेरिएबल है, मान लो 4 बाइट है, ये है कितना 4 बाइट, टोटल कितना हो गया 8 + 2 + 4 मतलब कितना हो गया 14 बाइट का, टोटल 14 बाइट है जो स्ट्रक्ट S2 का साइज हो गया। समझ रहे हो बात को? इसका मीनिंग क्या है, सिंपल जान लो कि हम जब तक डिफाइन नहीं करेंगे किसी स्ट्रक्चर को उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस नाम के पॉइंटर को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि पॉइंटर का साइज फिक्स है। पॉइंटर का साइज फिक्स है, चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो, फ्लोट पॉइंटर हो, कि ये स्ट्रक्चर पॉइंटर हो, कैसा भी पॉइंटर हो। पॉइंटर मतलब क्या है, एड्रेस को स्टोर करना है। एड्रेस 64 बिट्स का है, 8 बाइट चाहिए ही चाहिए। तो डिफाइन करने में प्रॉब्लम कब आता है, जब हम लोग को वेरिएबल साइज का आइडिया नहीं हो। जो वेरिएबल किसी स्ट्रक्चर के इनसाइड में हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसके साइज का अगर आइडिया नहीं है हम लोग को, तब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जब इनसाइड इंटरनली साइज का आइडिया अगर है सारे वेरिएबल्स का, जैसे यहां पर क्या है कि साइज हमको पता है पहले से, तब डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन आराम से कर सकते हैं। तो यही हम लोग का बेसिक है क्या, स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट आइडिया यही है। अब इसके बाद देखो यूनियन है, ठीक। तो अब यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन बहुत आसान चीज है, स्ट्रक्चर जानते हो ना। यूनियन में हर ऐसा चीज जो भी यहां पर यूज किए थे सब कुछ यहां यूनियन में सेम है। तो बोलो यूनियन अलग से क्यों है, जब सेम है तो एक ही होना चाहिए था। नहीं, सेम है, एक थोड़ा सा चेंजिंग है कि माइनर चेंजिंग है। यूनियन में देखो क्या चेंजिंग रहेगा कि जैसे स्ट्रक्चर में यहां 2 बाइट है, यहां 8 बाइट है, यहां 4 बाइट है ना, टोटल मेमोरी का साइज कितना हो गया 14 बाइट हुआ ना, 14 बाइट। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में क्या होगा 14 बाइट का मतलब स्ट्रक्चर में हम क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर ऐसा स्पेस है जहां पर डी है, जहां पर डी है, डी कितना है 2 बाइट का है, ई है, ई कितना है 8 बाइट का है, 8 बाइट का है, फ्लोट कितना है, फ्लोट है जो 4 बाइट का है, 8 2 10 4 14 14 बाइट का ये टोटल मेमोरी है जो, ठीक है। तो हम डी को भी यूज कर सकते हैं, ई को भी यूज कर सकते हैं और एफ को भी यूज कर सकते हैं पैरेलल में, एक साथ में हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि सबके लिए अपना अपना मेमोरी स्पेस है, यूज कर सकते हैं। यूनियन में यही चीज नहीं कर सकते हैं। यूनियन में एक बार में किसी एक को ही हम यूज कर सकते हैं। इसका रीजन क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन में जो मेमोरी होगा जो एक के लिए ही डिफाइन होता है। कितना भी वेरिएबल इसके अंदर में ले लेंगे, 10 वेरिएबल क्यों ना ले लें, लेकिन केवल एक वेरिएबल के लिए ही मेमोरी एलोकेशन होगा, मेमोरी दिया जाएगा केवल एक वेरिएबल के लिए ही। तो सिंपल सोचो, समझ रहे हो बात को। यहां पर स्ट्रक्चर में क्या है, जो भी डिफाइन कर रहे हैं सबके लिए अपना अपना मेमोरी मिला है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक इंटीजर है, इसके लिए मिला है, एक और है स्ट्रक्ट S1 ही है, इसके लिए पूरा मेमोरी इतना 7 बाइट का मिल गया, फ्लोट के लिए 4 बाइट का मिल गया। जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं सबके लिए मेमोरी मिल रहा है, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होगा। यूनियन में क्या हो गया, यूनियन में क्या होगा, सबके लिए मेमोरी नहीं होगा। यहां पर लिख सकते हैं क्या, मेमोरी एलोकेशन फॉर ओनली वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल के लिए। और कौन सा वेरिएबल, जिसका साइज लार्जेस्ट होगा। अब लार्जेस्ट का मीनिंग क्या है समझेंगे, अभी आराम से देखेंगे। देखो क्या है कि मान लो डिफाइन हम कर दिए, अब यहां पर वेरिएबल क्या क्या है, एक वेरिएबल है डी, एक वेरिएबल है ई, एक पॉइंटर वेरिएबल है लेकिन है तो वेरिएबल, एक वेरिएबल है ई, एक वेरिएबल है एफ। मान लो हम लोग का मेमोरी एलोकेशन हुआ है केवल डी के लिए, केवल डी के लिए हुआ है मेमोरी एलोकेशन, ठीक। डी का साइज कितना है, डी का साइज है 2 बाइट का, डी का साइज कितना है 2 बाइट का है, ठीक है। तो 2 बाइट जब मेमोरी एलोकेशन हुआ है तो हम कभी 2 बाइट के हेल्प से फ्लोट को हम यूज कर सकते हैं क्या, फ्लोट को हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट के लिए 4 बाइट चाहिए और इंटीजर डी के लिए हम लोग को इंटीजर टाइप का 2 बाइट ही एलोकेट हुआ है।
कभी ई को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कि इसके लिए 8 बाइट चाहिए और यहाँ 2 बाइट ही है। तो अगर ये सब में लार्जेस्ट वाले का अगर मेमोरी एलोकेशन हो जाए, सब में लार्जेस्ट क्या है? 2, 8, 4, सबसे ज्यादा कौन है? 8 है। अगर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है उसका साइज के बराबर अगर मेमोरी दे दिया जाए तो इसके हेल्प से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। देखो 8 बाइट का अगर ले लेते हैं मेमोरी हम लोग को, 8 बाइट में इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए 2 बाइट ही चाहिए, यहाँ तो 8 बाइट है मेमोरी। फ्लोट को भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसको 4 बाइट चाहिए और यहाँ पर 8 बाइट मेमोरी है। ज्यादा मेमोरी है तो स्टोर करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बकेट है, उसका कैपेसिटी है 10 लीटर, उसमें 5 लीटर हम स्टोर करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन कैपेसिटी है 10 लीटर और उसमें स्टोर करना है 50 लीटर, तब प्रॉब्लम है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। बस वही चीज यहां हम बताना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम साइज होगा, जो मैक्सिमम साइज है उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूनियन में मेमोरी एलोकेशन केवल एक वेरिएबल के लिए ही करना है, अब किसी के लिए भी कर लो। तो हम इस तरीके से करेंगे ताकि सब वेरिएबल को कभी ना कभी तो यूज करेंगे, डिफाइन किए हैं यूज करने के लिए ही ना, तो कभी ना कभी तो यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है कि जो लार्जेस्ट है उसके लिए हम मेमोरी एलोकेशन कर लिए जिससे कि सबको यूज कर लेंगे। बस यही है यूनियन में। एक रिस्ट्रिक्शन क्या है यहां पर? रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यूजर जब यूनियन को यूज कर रहा होगा, यहां पर स्ट्रक्ट s2 की जगह पर क्या करेंगे? यहां पर यूनियन लिख लेंगे, यूनियन s2। बस यहां स्ट्रक्ट है, यहां पर भी यूनियन कर लिए। जब यूजर यूज कर रहा होगा यूनियन को, तो यूजर के पास में एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि यूजर कैन यूज ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में एक वेरिएबल को ही यूजर यूज कर सकता है, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन उस तरीके से ही हुआ है, एक वेरिएबल के लिए ही हुआ है। तो एक बार में एक ही वेरिएबल, हाँ ऐसा भी नहीं कर सकता है कि अच्छा 8 बाइट यहाँ पर तो है ही स्पेस, तो इंटीजर 2 बाइट चाहिए, फ्लोट को 4 बाइट चाहिए, 4 + 2 6 बाइट हो गया, दोनों को यूज कर रहे हैं। नहीं कर सकता है ऐसा भी नहीं कर सकता है। अब ये एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा 8 बाइट तो है ही, तो ये दोनों इसके कैपेसिटी में आ जाएगा, ये दोनों को यूज कर लेते हैं। कर ही नहीं सकता है, ये पहले से ही डिफाइंड है। जिस यूजर को सारा वेरिएबल एक साथ में पैरेलली वंस एट ए टाइम सारे वेरिएबल को यूज करना है, वो स्ट्रक्चर लिख लेगा, स्ट्रक्चर के हेल्प से कर लेगा वो। लेकिन ऐसा यूजर जिसको केवल एक वेरिएबल ही एक टाइम में यूज करना है, वो क्या करेगा? यूनियन का यूज करेगा। अब बेनिफिट क्या हुआ इससे भाई? देखो बेनिफिट ये हुआ कि नॉर्मली क्या था इसमें 8 + 6 बाइट हो गया, मतलब 14 बाइट का मेमोरी जहां कंज्यूम हो रहा था वहां पर 8 बाइट की मेमोरी में काम चल गया, मेमोरी वेस्टेज नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे भी यूजर अगर यूनियन यूज कर रहा है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि यूजर इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि भाई हम सब वेरिएबल को एक साथ में यूज नहीं करने वाले हैं। उसको पता है पहले से यूजर को कि सारा वेरिएबल को यूज नहीं करने वाला है। तो जब सबको यूज करने ही नहीं वाला है तो स्ट्रक्चर यूज करके ज्यादा मेमोरी क्यों दे दिया जाए, कम में ही काम चलाते हैं। इसके लिए ही यूनियन आया है। यूनियन का पर्पस यही है, मेमोरी को सेव करना, यूनियन का यही पर्पस मेन है। कब सेव करना भाई? जब यूजर को इस तरीके का पहले से आइडिया है कि यूजर जो डेटा को यूज करने वाला है तो ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम यूज करने वाला है, एक टाइम में एक वेरिएबल के डेटा को यूज करेगा। पहले से यूजर को पता है, उस केस में यूजर क्या है? यूनियन को यूज करेगा और केवल एक वेरिएबल के लिए ही मेमोरी एलोकेशन होगा। कौन सा वेरिएबल? जिसका साइज लार्जेस्ट हो। जिस वेरिएबल का साइज लार्जेस्ट होगा उस वेरिएबल के लिए केवल मेमोरी एलोकेशन होगा, बस, बाकी सब के लिए नहीं। हाँ, यूज किसको कर सकता है? केवल लार्जेस्ट वाले हो क्या? नहीं, यूज किसी को भी कर सकता है, स्मॉलेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, मिड का हो, कोई भी यूज कर सकता है। क्योंकि लार्जेस्ट में तो सबके सब एक ऑक्युपाई कर सकता है ना, 1/1। जैसे इसे 8 बाइट में तो डी भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कि बाकी सब तो इससे छोटा है।
तो यूनियन का पर्पस यही है कि एक ही यूज करना है, तो भाई इतना एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों वेस्ट किया जाए, एक को ही मेमोरी देते हैं, उसमें काम चल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर और यूनियन का बेसिक डेफिनेशन है, और क्या डिफरेंस है दोनों में, एग्जैक्ट क्या प्रोग्रामिंग लेवल पर क्या तरीके से कैसा मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन हो रहा है और यूनियन का ऑपरेशनल लेवल पर भी क्या डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस को देख लिए। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। पहला बात तो ये है। दूसरा बात क्या है कि ये स्ट्रक्चर का ऐसे हम यूज कहाँ करेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर बता दिए, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो मेन टॉपिक आएगा वो रहेगा एक लिंक लिस्ट नाम का एक टॉपिक आएगा, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, ऐसा बहुत सारा नोड रहता है, इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ नोड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एक नोड है इसके लिए डायरेक्टली हम लिख देंगे एक्सट्रैक्ट नोड, हो गया काम खत्म। एक्सट्रैक्ट नोड लिखने का मतलब क्या है कि एक नोड हम क्रिएट कर लिए, एक बार इसके डेफिनेशन हम एक बार इसके नोड के लिए डिफाइन हम कर लेंगे, क्या भाई कि जो भी पॉइंटर है, डेटा टाइप जो भी जैसा भी है, हम एक बार डिफाइन कर लेंगे इसके कोड को, फिर बार बार उस कोड को ही उसके नाम को यूज करते जाएंगे, जितना नोड चाहिए हम बनाते जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर बताने का बेनिफिट इन फ्यूचर आने वाला है, इसको हम यूज करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस तरीके से सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है, इसके अंदर में वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक और भी चीज है, लिंक लिस्ट जाने से पहले एक छोटा टॉपिक है पढ़ेंगे, वो क्या है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, ठीक है, एक छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे। एकदम छोटा ही टॉपिक है, इसको देखेंगे। टाइप कास्टिंग का बेसिक मीनिंग जान लो क्या है कि टाइप कास्टिंग मतलब जो भी काम हम लोग सिस्टम में करते हैं, सिस्टम में जो भी काम हम लोग करते हैं वो किस तरीके से होता है, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं सिस्टम में। जैसे क्या, इंटीजर में ऐड करना है तो एक इंटीजर को ऐड करेंगे, फ्लोट वैल्यू में करना है तो फ्लोट वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग सेम टाइप के वेरिएबल पर जो भी ऑपरेशन करना होता है करते हैं। लेकिन मान लो कभी टाइप सेम नहीं रहा तो, कभी कभी देखिए होगे प्रोग्राम में क्या, जब कंपाइल करवाओ तो वहां पर लिख देता है टाइप मिसमैच। एक एरर आता है, एक एरर का टाइप है, एरर का एक टाइप है क्या, टाइप मिसमैच लिखता है, टाइप मिसमैच। तो टाइप मिसमैच का मतलब यही है कि सेम टाइप का वेरिएबल नहीं है और गलत ऑपरेशन किया जा रहा है, इसलिए वो प्रोग्राम में एरर शो कर रहा है। तो वही है टाइप कास्टिंग कि अगर टाइप सेम नहीं रहे तब किस तरीके से सिस्टम में क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम आता है टाइप मिसमैच होने से, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या तरीके का, अच्छे से डिटेल में हम लोग टाइप कास्टिंग में देखेंगे। और उसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का मेन टॉपिक है क्या है, लिंक लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप कास्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। चलो फिर अभी तक जो भी बताया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। चलो फिर ठीक है।